अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैंने गुफ्तगू का मौजू बदलने के लिए मालिनी के बाप से पूछा कि वो कौन सा बिजनेस करते हैं। आयर अपने गंजे सर को खुजाते हुए बोला, मैं बिजनेसमैन नहीं पुलिसमैन हूँ। अगर मुझे नाजुक से नाजुक हालात में अपने जज्बात और हवास पर काबू पाने की ट्रेनिंग ना मिली होती तो यकीनन चौंक कर उछल पड़ता, मगर मैं अपनी जगह पर जम कर बैठा रहा और चेहरे की मसनूई मुस्कुराहट भी कायम रखी। मालिनी का बाप मिस्टर एयर पुलिस में एसपी था और अभी सर्विस में ही था। मालिनी आ गई। उसके पीछे एक मद्रासी नौकर था जिसने काफ़ी की ट्रे उठा रखी थी। नौकर काफ़ी रख कर चला गया तो मालिनी काफ़ी बनाने लगी। मैं अब वहाँ से भागने की फिक्र में था। अगरचा मालिनी का पुरकशिश चेहरा मुझे जकड़े हुए था, लेकिन मेरा एक पुलिस ऑफिसर के सामने बैठे रहना खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन काफ़ी की एक प्याली पिए बगैर वहाँ से जाना गैर शाइस्ता बात थी। मालिनी ने काफ़ी की प्याली मेरी तरफ बढ़ाई। उसकी शरबती आंखों में दिलअवेज मुस्कुराहट थी। मैंने भी मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया और काफ़ी पीने लगा। उसका डैडी अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखकर बोला, बेटी पूरा दिशा खबरों का वक्त हो गया है, ज़रा टीवी खोल देना। मालिनी ने टीवी ऑन कर दिया। उसके डैडी ने मेरी तरफ मदरत अमेज नज़रों से देखकर कहा, सॉरी मिस्टर तिवाड़ी, एक पुलिस ऑफिसर के नाते मुझे अपने फ़राइज़ से हर वक्त चौकस रहना पड़ता है। दरअसल 2 रोज़ पहले पंजाब से आए हुए हमारे सेंट्रल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर का खून हो गया था। तुमने अखबार में पढ़ा होगा। वो हमारी दरख्वास्त पर तरचनापुली में खास मुहिम पर आया था। मालिनी ने काफ़ी के कप में चमचा हिलाते हुए पूछा, डैडी उसका कातिल अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? आपकी पुलिस की तो दूर दूर तक शोहरत है कि कातिल दूसरे ही रोज़ पकड़ लिया जाता है। मिस्टर एयर की नज़रें टीवी पर जमी हुई थीं, जहां साबुन का इश्तिहार दिखाया जा रहा था। वो मुस्कुरा कर बोला, बेटी कातिल कल तक ज़रूर पकड़ा जाएगा। हमें तो ये कोई गैर मुल्की जासूस लगता है जिसको हमारा ऑफिसर गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जा रहा था, मगर रास्ते में उसे कत्ल करके फेंक दिया गया। मैं अपनी जगह पर किसी बुत की तरह साकत बैठा था। आप तो समझ गए होंगे कि मेरी यह हालत क्यों और किस वजह से थी। आयर जिस कातिल की तलाश में था वो उसके सामने सोफे पर बैठा काफ़ी पी रहा था। टीवी पर एक लड़की तामुल ज़बान में खबरें पढ़ रही थी। 3 मिनट की खबरें थीं। ख़त्म हुई तो वो सर खुजाकर बोला, टीवी बंद कर दो बेटी, अभी तक मफरूर कातिल का कुछ पता नहीं चला। वो काफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए मुझसे बातें करने लगा। मैं ये मालूम करना चाहता था कि पुलिस ने मेरी गिरफ्तारी के लिए कहाँ कहाँ जाल फैला रखा है और उसका तरीक़ाकार क्या है। चुनाचे पहले तो मैंने ये कहकर तर्जना पुलिस की तारीफ़ की कि साहिब इस पुलिस की तो पंजाब में भी धूम है। फिर पूछा कि पुलिस किन किन मकामात पर कातिल को तलाश कर रही है। मालिनी का बाप एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर था। उसने मुझे सिर्फ इतना ही बताया कि पुलिस ने कातिल की खोज में सैनमा वाले शॉपिंग सेंटर के इर्द गिर्द खसूसी टीम छोड़ रखी है। मैंने जानबूझकर सवाल किया कि पुलिस तो कातिल की शिकल से ही वाकिफ नहीं है, फिर वो उसे कैसे गिरफ्तार करेगी। आयर ज़ेरे लब मुस्कराया और काफ़ी की प्याली मेज़ पर रख दी। सफ़ेद बेदाग रुमाल से अपने होंठ पोंछे और बोला, हमारी बड़ी गुड लक हुई है कि जब हमारा ऑफिसर कातिल को सिनेमा की लॉबी में से गिरफ्तार करके बाहर ले जा रहा था तो उसके साथियों ने उसे देख लिया था और हमारे ऑफिसर ने खुफिया इशारे में उन्हें पुलिस को खबरदार करने के लिए भी कहा था। लेकिन बदकिस्मती से मकतूल ऑफिसर के साथी आम शहरी थे। वो बर वक्त पुलिस को फ़ोन पर इतला न कर सके, वरना कातिल उस सड़क पर ही गिरफ्तार हो जाता जहां उसने हमारे ऑफिसर को गोली मारी थी। मालिनी भी इस केस में दिलचस्पी ले रही थी। उसने अपने डैडी से पूछा, डैडी आपकी पुलिस ने यह कैसे नतीजा निकाला कि कातिल गैर मुल्की जासूस है? हमें यकीन है बेटी के कातिल एक पाकिस्तानी जासूस था। अगरचा मकतूल ऑफिसर इस मिशन पर तर्जना पुली नहीं आया था, लेकिन उसकी तजर्बाकार नज़रों ने सिनेमा में उस जासूस को पहचान लिया और फिर उसे पिस्तौल दिखाकर अपने आगे लगा लिया। लेकिन वो जासूस कोई ज़बरदस्त कमांडो है जो हमारे दिलेर और तजर्बाकार सीक्रेट ऑफिसर को कत्ल करके फरार हो गया। बहरहाल कल या ज़्यादा से ज़्यादा परसों तक हम उसे पकड़ लेंगे। तरचना पुलिस से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस के दस्ते तैनात हैं। कातिल का हुलिया उन्हें बता दिया गया है, वो हमसे बचकर नहीं निकल सकता। हुलिये के लफ्ज़ पर तो जैसे एक पल के लिए मेरी धड़कन ही बंद हो गई। अगर इस शख्स को मेरा हुलिया मालूम था तो इसे मुझ पर शक क्यों नहीं हो रहा था? क्या इसकी वजह यह थी कि ड्राइंग रूम में मध्यम रोशनी थी, या ये कि मालिनी के पुलिस ऑफिसर बाप की नज़र कमज़ोर थी, या ये कि वो अपने होने वाले दामाद के बारे में कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि वो कोई जासूस भी हो सकता है।
बहरहाल अभी तक उसने मुझे पहचाना नहीं था। अब तो मुझे वहाँ एक एक पल पूरे साल का महसूस हो रहा था। मैंने जल्दी से काफ़ी के 2 घूंट लिए और प्याली मेज़ पर रखकर इजाज़त चाहने ही वाला था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। मिस्टर एयर ने तामुल ज़बान में फ़ोन पर किसी से बातचीत शुरू कर दिया। मुझे सिर्फ एक खतरा था कि अगर वाकई कोई खुफिया पुलिस का आदमी मेरा पीछा कर रहा था तो उसने ज़रूर महकमे को फ़ोन कर दिया होगा कि कातिल फिलहाल सड़क के बस स्टॉप से किसी लड़की की गाड़ी में बैठकर फरार हो गया है। और अगर इस वक्त महकमे का कोई ऑफिसर यही बात मालिनी के बाप को फ़ोन पर बता रहा है तो वो जब फ़ोन बंद करके मालिनी को यही बात बताएगा तो उसे फ़ौरन मालूम हो जाएगा कि बस स्टॉप से तो उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया था। इंतहाई आसाब शिकन खड़ी थी। खुशकिस्मती से फ़ोन पर मालिनी का बाप किसी से अपने नए प्लाट पर मकान बनाने के बारे में बात कर रहा था। इसका मतलब था कि कोई शख्स मेरा ताक़ुब नहीं कर रहा था। यह महज मेरा ख्याल था। मैंने इजाज़त चाही तो मालिनी के बाप ने पूछा, बेटा तुम वापस कब जा रहे हो? मैंने कहा अभी कुछ रोज़ तर्चनापुली में ही रुकना पड़ेगा। वो मुस्कुराता हुआ उठा, मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, जीते रहो, भगवान तुम्हें सुखी रखे। अब यहाँ आते रहना, यह भी तुम्हारे पाजी का घर है। खुदा बचे ऐसे पाजी से जिसने मेरी गिरफ्तारी के लिए शहर भर में पुलिस और खुफिया पुलिस के आदमियों का जाल फैला रखा था। मालिनी मेरे साथ कोठी के गेट तक आई। मैं तुम्हें होटल तक छोड़ आती हूँ, लेकिन अब मैं ये खतरा मोल नहीं लेना चाहता था क्योंकि पुलिस और सीआईडी के आदमी मालिनी को ज़रूर जानते होंगे। अगर उन्होंने मुझे उसके साथ देख लिया तो मेरा गिरफ्तार हो जाना यकीनी था। चुनाचे मैंने बहाना बनाया कि मैं पैदल चलना चाहता हूँ। साथ ही उसे यह भी बता दिया कि मैं कुछ दिनों के लिए मद्रास जा रहा हूँ ताकि वो ना तो मेरे होटल आए और ना ही मुझे फ़ोन करे। मैं अब उससे दूर ही रहना चाहता था। मेरे लिए अब कृष्णा होटल में रहना भी शदीद खतरे का बायस था, लेकिन मिशन पामल नरोमनी वालों ने मुझे उस होटल का पाबंद कर दिया था। उनकी तरफ से कोई कॉल भी नहीं आई थी कि मैं उन्हें इतला करके किसी दूसरे होटल में चला जाता। मैं इसी होटल में क्याम करने पर मजबूर था। मैं मालिनी को नमस्कार कहकर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद मैंने पलट कर देखा। कोठियों की कतार दूर तक सुनसान थी। कोई शख्स मेरा पीछा नहीं कर रहा था। यह वीरान सी सड़क थी। यहाँ से गुजरकर मैं बड़ी सड़क पर आया तो वहाँ खासी चहल पहल थी। दोनों जानिब मर्दों में दुकानें और स्टोर खुले थे। साड़ी पोश हिंदू औरतें तिलक लगाए घूम फिर रही थीं। मुझे मालिनी के माथे पर लगा हुआ सुर्ख तिलक याद आ गया। यह तिलक उसकी सांवली पेशानी पर रात के वक्त शोले की साकत लो की तरह लग रहा था। यह विष्णव तिलक था। जनूबी हिंद की विष्णव हिंदू औरतें गोया बिंदिया नहीं बल्कि शोले की तर्ज का सुर्ख तिलक लगाती हैं। जो जो होटल करीब आ रहा था मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मेरी रफ्तार भी आहिस्ता हो गई थी। होटल से कोई 50 कदम के फासले पर एक बस स्टॉप था। मैं उसकी ओट में हो गया। होटल के बाहर खामोशी थी। किसी वक्त कोई गाड़ी आकर दम भर को रुकती और सवारी उतार कर वापस चली जाती। 2-4 साड़ी पोश तामुल औरतें अपने बच्चों के साथ होटल की तरफ जाती हुई वहां से गुजरी तो मैं उनके साथ हो लिया। मैंने उनके और अपने दरमियान इतना फासला रखा कि वो समझें कि मैं उनके साथ नहीं हूँ और दूर से देखने वाला ये समझे कि मैं उनके साथ हूँ। ये औरतें तेलुगु ज़बान में बातें करती होटल में किसी से मिलने जा रही थीं। होटल के दरवाजे से गुजरकर सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे में पहुंच गया। मैंने मजीद 2 दिन कमरे में बंद पड़े रहने का प्रोग्राम बना लिया था। अगले रोज़ दोपहर के बाद कमरे की घंटी बजी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने वही धोती पोश सांवला दुबला पतला सा खुफिया मिशन का आदमी खड़ा मुस्करा रहा था। उसके हाथ में एक थैला था, कंधे से छतरी लटक रही थी। उसने नमस्कार कहा और मजीद कोई बात किए बगैर जेब से एक नीला लिफाफा निकाल कर मेरे हवाले किया और खामोशी से वापस चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद करके लिफाफा चेक किया। अंदर से एक जर्द कागज़ निकला जिस पर अंग्रेजी में चंद हरूफ टाइप किए हुए थे। कर्नल नरोमनी, आज शाम 5 बजे ग्रीन पार्क के गेट पर पहुंच जाना। पामल नरोमनी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि इस होटल से तो निजात मिलने वाली थी। इस खास से जाहिर था कि मुझे उसी नकाब पोश फौजी के पास अंडरग्राउंड ले जाया जाएगा। ठीक 5 बजे मैं टैक्सी लेकर ग्रीन पार्क के गेट पर पहुंच गया। गेट से कुछ दूर सियाह रंग की एक फौजी जीप खड़ी थी। मुझे गेट पर खड़े देखकर जीप रेंगती हुई मेरे पास आकर रुक गई। उसको वही सांवला धोती पोश आदमी चला रहा था। मैं जीप में बैठ गया। थोड़ी देर बाद पूरी रफ्तार से शहर की कुशादा सड़कों पर उड़ी जा रही थी। आखिर जीप उस मकाम पर पहुंच गई जहां पाम के दरख्तों के दरमियान एक छोटी सड़क निकलती थी। पहले की तरह यहाँ मेरी आंखों पर पट्टी बांधी गई। कुछ दूर जाकर जीप ने चंद चक्कर लगाया, फिर एक तरफ रवाना हो गई।
जीप एक जेर जमीन सुरंग में दाखिल होती हुई महसूस हुई। जीप रुक गई तो मेरी आंखों से पट्टी उतार कर सियाना काम पहना दिया गया। अब हम पैदल ही नीम रोशन अंडरग्राउंड राहदारी में चल रहे थे। हम एक कमरे में दाखिल हो गए। मेरा गाइड मुझे छोड़कर चला गया। यह वही छोटा सा कमरा था जिसके वस्त में एक बेजवी मेज बिछी हुई थी। 2 कुर्सियां आमने सामने रखी थीं। मैं कुर्सी पर बैठा ही था कि दरवाज़ा खुला और वही भारी भरकम फौजी वर्दी वाला आदमी अंदर आ गया। उसका चेहरा उसी तरह नकाब में ढका हुआ था। मैं एहतरामन उठ खड़ा हुआ। उसने हाथ के इशारे से मुझे बैठने को कहा। उसके हाथ में एक सियाह ब्रीफ केस था। कुर्सी पर बैठते ही उसने ब्रीफ केस से एक चिपटा सा चौबी बक्स निकाला, उसे मेज पर रखा और तेज चमकीली नजरें मेरे चेहरे पर गड़ते हुए आहिस्ता से अंग्रेजी जबान में बोला, कर्नल नरोमने, हमारा मिशन चूंकि बहुत इमरजेंसी का है, इसलिए हमने लेबॉर्ट्री में दिन रात काम करके V2 की इतनी गोलियां तैयार करवा ली हैं जो पाकिस्तान में तुम्हारे इस मिशन के लिए ना गुरेज हैं। उसने बक्स का ढक्कन उठाया, उसमें से माचिस जितनी बड़ी एक डबिया निकाली। इसमें 5 V2 गोलियां हैं। ये गोलियां तुम्हें जिन लीडरों को खिलानी होंगी उनके नाम नोट कर लो। उसने मुझे पाकिस्तान की कुछ अहम सियासी शख्सियतों के नाम बताया जो मैंने नोट कर लिया। फिर V2 गोलियों वाली डिबिया मेरे हवाले कर दिया। इन गोलियों का कोई रंग और जायका नहीं है। तुम आसानी से किसी भी मशरूब में घोल कर उन्हें पिला सकते हो। कोड बुक और ख़ास किस्म का ट्रांसमीटर तुम्हें दिल्ली में हमारा आदमी देगा। मैं तुम्हें अब एक बेहद अहम हथियार दे रहा हूँ जो न सिर्फ मुश्किल वक्त में तुम्हारी हिफाजत करेगा बल्कि दुश्मन को इस तरीके से हलाक करेगा कि दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी लाश का पोस्टमार्टम करके ये मालूम नहीं कर सकेगा कि इस शख्स को जहर से मारा गया है। उसने नीले रंग के कागज में लिपटा हुआ सिगरेट के साइज का एक निस्वारी सिगार निकाल कर दिया। बज़ाहिर ये एक मामूली सिगार है मगर इसका पिछला निसफ हिस्सा साइनाइड से भरा हुआ है। ये दुनिया का सबसे मोहलक जहर है। इस सिगार के वस्त में एक पिन पॉइंट है। बवक्त ज़रूरत तुम इस सिगार को अपने मुंह में देकर चाहे सुलगाओ चाहे हाथ में रहने दो, लेकिन इसका रुख दुश्मन के किसी भी हिस्से की तरफ कर दो और फिर वस्त में थोड़ा सा दबाव डाल दो। सिगार से एक ना नजर आने वाली फुहार निकलकर दुश्मन के जिस्म से टकराएगी। उसके जिस्म पर फलज गिरेगा और वह वहीं मर जाएगा। इसमें जो सियाल भरा हुआ है वो 100 आदमियों को मारने के लिए काफ़ी है। इसके बाद तुम्हें दूसरा सिगार दे दिया जाएगा। इस सिगार को मैंने काया पलट गोलियों की चिपटी डबिया के साथ ही जेब में रख लिया। मैंने उससे पूछा कि मुझे कब दिल्ली रवाना होना है ताकि मुझे वहाँ से पाकिस्तान स्मगल किया जा सके। तो वो बोला, जो आदमी तुम्हें दिल्ली हेडक्वार्टर तक पहुँचाने का चार्ज लेगा वो खटमंडू से 10 रोज बाद तिरुचिरापल्ली पहुँचेगा। मैंने कहा कि मुझे कृष्णा होटल तब्दील करने की इजाज़त दीजिए क्योंकि उस होटल के बिस्तरों और सोफ़ों में खटमल बहुत है। लेकिन उसने ब्रीफ केस बंद करते हुए जज्बात से हारी लहजे में कहा, तुम्हें होटल बदलने की इजाज़त नहीं, बस मज़ीद 10 रोज़ गुजारा करो। यह कहकर वो कमरे से चला गया। उसके जाते ही धोती पोश मद्रासी एजेंट अंदर आया और मुझे इशारे से अपने साथ चलने के लिए कहा। उसने मुझे एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बाद वापस पहुंचा दिया। कृष्णा होटल की मुसीबत वैसी की वैसी मेरे सर पर खड़ी थी। मजबूर था, क्या कर सकता था। मैंने इसी होटल का रुख किया। एक दिन और एक रात में होटल में ही पड़ा रहा। दोपहर के खाने के बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई। ठंडी हवाओं में नारियल के दरख्त झूमने लगे। मौसम बेहद खुशगवार हो गया। जनूबी हिंद की बारिश में एक खास किस्म की रोमानवी सैरंगेजी थी। हवा में नारियल, रजनीगंधा और सीताकली के फूलों की धीमी धीमी महक रची हुई थी। ख्यालात पलट V2 गोलियों वाला पैकेट अपनी नोटबुक के साथ मैंने कमरे की एक खुफिया जगह में छुपा दिया था। अलबत्ता जहरीला सिगार जेब में ही रखा था। मुझे यहाँ किसी भी वक्त इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। मौसम ने मुझे बेख्तियार कर दिया। जी चाह के किसी बाग में जाकर चहलकदमी करूँ। 48 घंटों से कमरे में बंद था। मैंने छतरी उठाई, कमरा लॉक किया और होटल से निकलकर फुटपाथ पर चलने लगा। मैंने छतरी इस तरह थाम रखी थी कि किसी को मेरा चेहरा नजर ना आ सके। सड़क पर एक खाली टैक्सी गुजरी तो मैंने हाथ देकर उसे रोक लिया और ड्राइवर से उर्वशी टेम्पल की तरफ चलने को कहा। मैं झील के किनारे बाग के गेट पर उतर गया। बूंदाबांदी उसी तरह हो रही थी। मैं छतरी तान के बाग में दाखिल होने ही लगा था कि एक गाड़ी मेरे बिल्कुल करीब आकर रुक गई और फिर मलिनी एयर की आवाज़ आई, मिस्टर तिवाड़ी आप रमेश्वरम से कब वापस है? मैंने इर्द गिर्द एक नज़र डाली। बूंदाबांदी में कम लोग दिखाई दे रहे थे। देखो मेरे साथ उस कोठड़ी तक चलो, वहाँ एक बड़ा जटाधारी ज्योतिषी रहता है। मैं उसे अपनी किस्मत का हाल मालूम करूंगी। मालिनी मेरी तरफ देखकर मुस्करा रही थी। वो ज्योतिषी से शायद मेरे साथ अपनी शादी की बाबत कुछ पूछना चाहती थी। मैंने कोई एतराज़ ना किया।
और उसके साथ जोशी की कोठरी में आ गया। मालिनी ने 50 रुपए का नोट निकालकर जोशी के कदमों में रख दिया और तामुल जबान में कुछ कहा। जोशी ने अपने फूलदार थैले में से हाथी दांत की चकोर डबिया और एक सिलेट निकालकर सामने रख लिया। फिर मालिनी से 2-4 बातें की। इसके बाद जोशी स्लेट पर मालिनी का जैचा बनाने लगा। जैचा बनाने के बाद उसने मालिनी से बातें शुरू कर दी। इसके बाद मालिनी ने मुझे अंग्रेजी में कहा, यह तुम्हारा भी जैचा बना रहा है। जानते हो ये हमारे ब्याह के बारे में क्या कह रहा है? अगर तुम चाहो तो ये ब्याह हो सकता है। तुम्हारा क्या ख्याल है तिवारी? मेरा वही ख्याल है जो तुम्हारा है, मैंने हंसकर कहा। मालिनी बेहद खुश हुई और तामुल में जोशी से कुछ कहा। जोशी स्लेट पर मेरा जैचा बनाते हुए जरा सा मुस्कुरा दिया। जैचा बनाने से पहले उसने मुझसे अंग्रेजी में मेरी तारीख़ पैदाइश पूछी थी। मेरे मुंह से दुरुस्त तारीख़ पैदाइश निकल गई, हालांकि मैं उसे गलत भी बता सकता था। फिर सोचा कि जैचा बनाकर ये क्या करेगा। एक बार उसने थैले में से ज्योतिष की कोई किताब भी निकाल कर देखी। फिर वह मालिनी को तमिल जबान में कुछ बताने लगा। उसकी बातें सुनकर मालिनी का चेहरा उतर गया। मेरा माथा ठनका, कहीं मेरे जैचे ने मेरे मुसलमान होने का राज तो नहीं खोल दिया। मैं एकदम चौकस हो गया। मेरा हाथ अपने आप जेब में जहरीले सिगार पर पहुंच गया। मैंने इस्तफसार किया तो जोशी एक गहरी सांस लेकर बोला, मिस्टर, मुझे तुम्हारे जैचे में मालिनी के साथ शादी नजर नहीं आती। तुम्हारी जन्म कुंडली तुम्हें मालिनी से हजारों वरन की दूरी पर दिखा रही है। मेरी जान में जान है। गोया जोशी को मेरे मुसलमान होने का पता नहीं चला था। मैंने जेब से हाथ निकाल लिया और मालिनी से कहा, मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता और झील की सैर करते हैं। मालिनी खामोशी से उठकर मेरे साथ बहरा गई। वो बहुत उदास थी। मैंने उसका हाथ थाम लिया। तुम एक मॉडर्न लड़की होकर भी इस किस्म की दकियानूसी बातों पर यकीन रखती हो। हटाओ इन बातों को। मैं तुमसे और सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। कुछ देर हम झील के किनारे वाले बाग में घूमते रहे। मालिनी की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। मैं अब इस मुसीबत से पीछा छुड़ाना चाहता था। बड़ी मुश्किल से उसे गाड़ी में बिठाकर उसके घर की तरफ रवाना किया और खुद एक फर्म के मैनेजर से मिलने का बहाना बनाकर दूसरी तरफ चल दिया। बूंदाबांदी रुक गई थी। मौसम खुशगवार था। मैंने टैक्सी ली और वापस अपने होटल आ गया। होटल में दाखिल होते वक्त मैं बार बार इस तरह मुंह खोल खोल कर जमाया ले रहा था कि कोई मेरी असल शिकल न पहचान सके। अगले रोज एक बड़ी बदकिस्मती की बात हो गई। मैंने जो कुछ किया वो मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन अपने मिशन की खातिर मुझे ऐसा ही करना पड़ा। मैं समझता हूँ कि यह मेरी खुशनसीबी थी कि मेरे दिल में यह ख्याल आ गया कि मुझे मालिनी के घर उसकी मिजाज पुरसी को जाना चाहिए, वरना हालात मेरे खिलाफ भी हो सकते हैं। शाम 5 बजे न जाने क्यों मेरी आंखों के सामने मालिनी का उदास चेहरा घूमने लगा। चुनाचे मैंने होटल से निकलकर टैक्सी लिया और मालिनी की कोठी की तरफ रवाना हो गया। कल की बारिश के बाद मौसम उस रोज भी खुशगवार था। मालिनी घर पर नहीं थी। वो नौकर के साथ किसी डॉक्टर के यहाँ गई हुई थी। कोठी में सिर्फ उसका डैडी ही मौजूद था। जब उसने मेरे लिए ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला तो मुझे अचानक अपने सामने देखकर एक पल के लिए वहीं साका सा हो गया। मेरी छठी हिस्स बेदार हो गई। यह एक अजीब सी तब्दीली मैंने देखी थी। फिर मुस्कुराते हुए मेरा हाथ थमा और मुझे सोफे तक ले गया। खिलाफे मामूल उसने शाम के वक्त भी वर्दी पहन रखी थी और लगता था कि वो कहीं जा रहा है। पिस्तौल उसकी पेटी के साथ लटक रहा था। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो मैं फिर आ जाऊंगा। मैं मालिनी से मिलने चला आया था, मैंने कहा। आयर जरा सा मुस्कुराया और बोला, अरे मिस्टर तिवारी, तुम बैठो ना। यह तो अच्छा हुआ कि तुम खुद आ गए। मैं तुम्हारी तरफ जाने वाला था। मेरा माथा ठनका। इससे पहले कि मैं उससे पूछता कि वो मेरी तरफ किस खुशी में जा रहा था, वो खुद ही बोल पड़ा। दरअसल मालिनी की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं चाहता था कि तुम्हें इतला कर दूं ताकि तुम उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। पहले सोचा फ़ोन कर दूं, फिर ख्याल आया कि इसी बहाने तुम्हारा होटल भी देख लूँगा। साफ लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। जिस होटल में मेरा क्याम था, जाहिर है वो उसने कई बार देखा होगा। मैं चौकस हो गया और मेरा हाथ जेब में रेंग गया। बेटे, मेरी एक ही बेटी है। मैं उसे हमेशा सुखी देखना चाहता हूँ। कल कहीं उसे किसी जोशी ने बताया कि उसकी शादी तुम्हारे साथ नहीं हो सकती है। बस उसी वक्त से बीमार पड़ गई है। वह उदास लहजे में बोला। मेरा जहनी तनाव कुछ कम होने लगा। शायद वो बात नहीं थी जो मैं समझे बैठा था। आयर को मुझ पर शक नहीं हुआ था। मैंने हाथ जेब से निकाल लिया और उन्हें यकीन दिलाने लगा कि मैं मालिनी से ही शादी करने का इरादा रखता हूँ और उसे हमेशा सुखी रखूंगा। मालिनी के डैडी ने खुश होकर मेरा हाथ थाम लिया और मेरी तरफ एहसान मंद निगाहों से देखते हुए बोला, तुम एक आला हिंदू खानदान से ताल्लुक़ रखते हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी।
फिर एकदम मौजू बदल कर सोफे से उठा और दीवार के साथ लगी छोटी मेज की तरह से एक फाइल निकाल कर ले आया। कल मैं पुरानी फाइलें देख रहा था तो इसमें से मालिनी की बचपन की एक तस्वीर मिल गई। ज़रा देखो, वो इस तस्वीर में कितनी मासूम लग रही है। उसने फाइल मेरे हाथों में थमा दी और खुद सोफे पर बैठ गया। मैंने फाइल खोली तो अंदर दो कागजों के दरमियान एक चकोर कागज पर पेंसिल से स्केच बना हुआ था। मेरा दिल एकदम जैसे डूब सा गया। यह स्केच अगरचे नामुकम्मल था मगर वो मेरी शक्ल थी। तुमने अगर इसे पहचाना नहीं तो मैं बता दूं, यह तुम्हारा स्केच है और तुम ही वो पाकिस्तानी जासूस कातिल हो जिसकी हमें तलाश थी। मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई। मैंने नज़रें उठाकर मालिनी के डैडी की तरफ देखा तो दिल धक से रह गया। उसके हाथ में पिस्तौल था जिसका रुख मेरे सीने की जानब था। बाजी उलट गई थी। मेरा राज फांस हो चुका था। मैंने फाइल बंद करके घुटनों पर रख लिया और गहरा सांस लेकर सर सोफे की पुष्ट घास से टिका दिया। मिस्टर आयर का चेहरा इंतहाई संजीदा और पत्थर की माने सख्त हो गया था। मुझे उस रोज तुम पर शक हो गया था, लेकिन यह बात मेरे गुमान में नहीं आ सकती थी कि मेरा होने वाला दामाद पाकिस्तानी कातिल जासूस भी हो सकता है। आज मैं अपने मकतूल अफीसर की फाइल देख रहा था कि मुझे उस हुलिये का ख्याल आ गया। मैंने फ़ौरन कागज़ लेकर स्केच बनाना शुरू कर दिया और जब स्केच तैयार हुआ तो कातिल की तस्वीर मेरे सामने थी और वह तुम थे। तुम ज़ेरे हिरासत हो, लेकिन तुम्हें फ़ौज के हवाले करने से पहले मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछूंगा कि तुम्हारा मुसलमान नाम क्या है और भारत में तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। मुझे उसकी बक से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर मेरी किस्मत का फैसला हो गया था तो मैं उसकी किस्मत का फैसला भी कर चुका था। मैं सिर्फ इतनी बात मालूम करना चाहता था कि कहीं मेरे बारे में उसके अलावा तो किसी को इल्म नहीं हुआ। चुनाचे मैंने बज़ाहिर हथियार फेंकते हुए कहा, सर मैं आपको इस तफ्तीश पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि ये अकेले आप ही का कारनामा है। खैर कोई बात नहीं, आप अकेले अगर क्रेडिट लेना चाहते हैं तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। उसका हाथ पिस्तौल के ट्रिगर पर था। नाल का रुख सीधा मेरे सीने के दरमियान था। कहने लगा, मिस्टर, मैं एक तजर्बाकार पुलिस ऑफिसर हूँ। मैंने आज तक जितने केस हल किए हैं अकेले ही किए हैं। यह कारनामा भी मुझे अकेले का है, लेकिन मैं अभी अपने हेडक्वार्टर फ़ोन करने वाला हूँ ताकि पुलिस की गार्ड आकर तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाए। एक बहुत बड़ा बोझ मेरे सीने से उतर गया। सिवाय इसके अभी तक किसी को मेरे बारे में इल्म नहीं था। मैं अपना काम मालिनी के वापस आने से पहले पहले ख़त्म कर लेना चाहता था। खुद मेरी ज़िंदगी भी दांव पर लगी हुई थी। मौत मेरे सामने बैठी मुझे गज़बनाक नज़रों से घूर रही थी। सिर्फ जेब में हाथ डालकर जहरीला सिगार निकालना चाहता था। अब मेरा कुछ छुपाना बेकार है। आप जीत गए। मेरा नाम कमालुद्दीन है। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और पाकिस्तान से खास मिशन पर यहाँ भेजा गया था। वो मिशन क्या है? उसने तेज़ आवाज़ में पूछा।